सोराइसिस बाहर हमें बड़ा नॉर्मल नजर आता है, खुश्की जिल्द पे कोई एलर्जी हो जाना, लेकिन आपको पता है कितना बुरा है ये और कितना तकलीफ इरिटेटिंग है और एक आजमाइश है। बाहर जिल्द पर जाहिर होने वाली एक आम खुश्की मालूम होती है, लेकिन दर हकीकत ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम और जहनी कैफियत दोनों से जुड़ी होती है और एक पेचीदा बीमारी है। माहिरीन के मुताबिक ये मर्ज न सिर्फ तकलीफ दे होता है बल्कि सर्दियों में इसकी शिद्दत मजीद बढ़ जाती है। वजूहात क्या होती हैं, सदेबाब कैसे, मुकम्मल छुटकारा कैसे हो सकता है और एक दूसरे से क्या ये बीमारी फैल भी सकती है, सारे सवाल रखते हैं डॉक्टर अजीम जहांगीर खान साहब, माहिर अमराज जिल्द हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में एक बार फिर से। चंबल, आज आलमी दिन भी है सोराइसिस का। वजूहात सबसे पहले अगर हम जान लें, फिर आते हैं इसको ट्रीट कैसे करना है, इससे मुकम्मल छुटकारा कैसे हो सकता है। जी, सोराइसिस जो है ये एक जिल्द की वो बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है, ये समझ लें, चूँकि ये बहुत सारी बीमारियाँ ऑटो इम्यून होती हैं। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपके जिस्म में अल्लाह ने एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ। वो डिफेंस सिस्टम है कि अगर कोई जरासीम हमला करे, जिसमें वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, जो बाहर से अगर कोई चीज़ हमला करे या कोई बॉडी का ऑर्गन ख़राब हो जाए तो वो जो डिफेंस सिस्टम है उसको एलिमिनेट कर देता है, वो ख़त्म कर देता है। अब काफ़ी दफ़ा ये डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है इसमें, और ये आपकी अपनी जिल्द के चंद खलियों के ख़िलाफ़ हो जाता है। जिस तरह थायराइड में अगर आप देखो, थायराइडाइटिस, थायराइड का जो मसला होता है लोगों को, आपकी अपनी बॉडी हो जाती है उस थायराइड के ख़िलाफ़। लूपस में वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसमें जिल्द के ख़िलाफ़ कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल जो हैं वो बनने लग जाते हैं। बच्चों में बाज़ औक़ात ये नज़ले ज़ुकाम खांसी के बाद भी हो सकता है, ख़ास तौर पे गले की ख़राबी के बाद भी हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ आपकी बॉडी ने हमला किया, बैक्टीरिया को मारा, लेकिन वो बैक्टीरिया तो मरा ही मरा, लेकिन इनोसेंट बाईस्टैंडर जो है जिल्द को भी नुकसान पहुँच गया। अब अगर तो ये यूजुअली चूँकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये अगर तो थोड़ी जगह पे हो तो हम इसका लगाने वाली दवाइयों से इलाज कर सकते हैं। अगर कोई 20-30% से ज़्यादा बॉडी भर जाए तो फिर हम एक जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट उसको कहते हैं नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट बी। ये ना नज़र आने वाली एक रोशनी है और वो मुख्तलिफ उसके टूल्स आते हैं। अगर छोटी जगह पे हो तो छोटा एक हो सकता है, बड़ी जगह पे हो तो हम बड़ी जगह पे ट्यूब लाइट्स होते हैं, जिससे हम एक ख़ास किस्म की ट्यूब लाइट्स हैं समझ लें, जो कि नज़र नहीं आती उसमें से लाइट, तो वो जो है वो उससे हम इलाज कर सकते हैं। और अगर पूरी बॉडी भर जाए और फोटोथेरेपी जो है नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट बी से ठीक ना हो तो फिर हम खाने वाली दवाइयाँ दे सकते हैं। और फिर उसके बाद इंजेक्टेबल भी हैं, वो आपको इंजेक्शन जो है महीने में 1 दफ़ा लगाना पड़ता है और आप ठीक रहते हैं। ये यूजुअली चूँकि जेनेटिक बीमारी है, जीन्स में भी होता है कि आपके माँ या बाप के में था तो बच्चे में भी आ सकता है, लेकिन ये 100% ये नहीं होता कि ज़रूर आएगा। बिल्कुल ठीक है, या ज़रूर नहीं आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने बता दिया कि ये किस वजह से होता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहता या बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, या बीमारियों हाइपर इम्यून समझ लें हो जाता है, चूँकि इम्यून सिस्टम में वो उसने तो मारना था सिर्फ जरासीम को, लेकिन वो जिस्म को मारने वो जरासीम बनाने भी लग जाता है और उनको प्रमोट भी करने लग जाता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके खुलियात के अंदर। नहीं, बॉडी में वो जो है वो जरासीम जो हैं जो हमारे पे हमला करते रहते हैं। अल्लाह ने बड़ा एक ज़बरदस्त सिस्टम बनाया कि लाखों जरासीम हमारे पे रोज़ाना हमला करते हैं और हमें हमारे इल्म हुए बगैर ही उनको एलिमिनेट करते रहते हैं। तो वो जो कुरान पाक की आयत है ना कि तुम किस किस चीज़ का शुक्र अदा करोगे, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसका हमें पता ही नहीं है। शुक्र अदा हमने कभी नहीं किया होगा कि अल्लाह मियाँ आज मेरे पे 3 लाख जरासीम ने हमला किया और तूने 3 लाख को, हमने कभी नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। और ये जो इम्यून सिस्टम है जब इसमें गड़बड़ हो जाती है तो ये आपकी जिल्द के खिलाफ हो जाता है, और काफ़ी दफ़ा यही वाला इम्यून सिस्टम जो है ये जोड़ों के भी खिलाफ हो जाता है, तो जिसको सोराइटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जिल्द की बीमारी तो है ही है, लेकिन ये काफ़ी दफ़ा बीमारी जोड़ों पे भी हमला कर सकती है और वो जोड़ मुस्तकिल ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसकी अलामात कैसे हमें पता चलेंगी कि कोई सोराइसिस के मर्ज़ में मुब्तला होने जा रहा है या हो रहा है? इसकी कोई इब्तदाई अलामात भी होती हैं कि हमें पता चल जाए? होती हैं जी। उसमें अगर कहीं खुश्की का पैच आपको नज़र आए लेकिन रेडनेस भी हो, सुरखाई भी हो और साथ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्केलिंग हो, छिलके हों बहुत ज़्यादा, छिलके इतने ज़्यादा हों जिस तरह काफ़ी दफ़ा मछली के छिलके या जो सिल्वरी स्केल हों, वाइट कलर के छिलके हों, आप आई एम श्योर आप दिखा भी रहे होंगे लोगों को कि वो जो, और ख़ास तौर पे घुटनों पे, कोनियों पे, कानों के इर्द गिर्द और स्कैल्प में, ये बड़ी टिपिकल जगह हैं जहाँ पे ये होता है। इसका मतलब ये नहीं और जगह नहीं हो सकता। अगर आपको कहीं पर भी एक रेड पैच नज़र आ रहा है और उसके ऊपर छिलके बहुत ज़्यादा हैं तो ये सोराइसिस है। इसको डायग्नोज करना इसलिए ज़रूरी है कि ये फैल जाती है,
हम उसको फैलने से बचाने के लिए तो बहुत कुछ शायद ना कर सके क्योंकि जेनेटिक है, लेकिन आमतौर पे जब आप एक जगह को ठीक कर देते हैं, और अब तो ये यहाँ तक पता चला है कि चूँकि ये सोजिश होती है तो जो भी चीज़ इन्फ्लेमेशन करती है ना जिस्म में, वो आपको हार्ट डिजीज़ भी कर सकती है। तो ये जो सिर्फ हम इसको जल्द की बीमारी नहीं समझते, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें दिमाग में ये होता है कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है, ये क्रॉनिक जो सोजिश है आपकी, ये हार्ट की डिजीज़ भी कर सकती है, डायबिटीज़ भी कर सकती है, तो बहुत सारी और बीमारियों को भी ये जन्म दे सकते हैं। ख़ासतौर पे हार्ट डिजीज़ आजकल इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि थी तो ये जल्द की बीमारी, इस पेशेंट को हार्ट डिजीज़ क्यों हो गई? क्योंकि कोई भी बीमारी जो आपको कांस्टेंट सोजिश में मुब्तला रखेगी, इवन आपके जिंजिवाइटिस यानी आपका जो मसूड़ों की बीमारी है, जो क्रॉनिकली मसूड़ों की बीमारी रहेगी, वो भी हार्ट डिजीज, तो वो भी हार्ट डिजीज का अच्छा, कोई भी इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर साहब, खुराक एहतियात क्या करनी है? वेदर का किस तरह से, टेम्परेचर का किस तरह से आपने ख्याल रखना है? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, सफाई का ख्याल रखने के लिए, फिर अगर आप टावल से सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी कोई मर्ज़ हो गया है और कोई और इस्तेमाल कर लेता है, उसको भी लग सकती है, बिस्तर का, ये सारी चीज़ों का किस तरह, घर में अगर खुदा न खास्ता किसी को हो गई है, एहतियात क्या बरतनी है? और इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझें कि ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है। अच्छा, मेरे पास अभी चंद दिनों पहले एक पेशेंट आई, वो कॉम्पेयर थी, आप ही के प्रोफेशन से थी, और शी गॉट उनकी कहीं निकाह बेचारी का हुआ और उसके बाद टूट गया क्योंकि बच्चे को पता चल गया कि जी इनको वो है। तो खुदारा इस तरह मत करें, लोगों को ये ना समझें कि वो अछूत हैं, चूँकि बीमारी लगने वाली नहीं। डॉक्टर साहब, क्या ये बहुत लंबी ड्यूरेशन में चलने वाली बीमारी है? ये चूँकि सारी उम्र हमें इसको ट्रीट करते रहना पड़ता है, जिस तरह ब्लड प्रेशर को और शुगर को ट्रीट करते रहना पड़ता है, तो हम ट्रीट करते रहते हैं, इसको नज़र भी नहीं आती। तो ये मत समझें कि अगर किसी को है तो वो कोई बड़ी अजूबा है या कोई ऐसी कोई बात है कि जिसमें आप डिस्क्रिमिनेट करें उस पेशेंट को, या उसको कहें कि इसको हाथ नहीं लगाने, इससे हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि एक दूसरे से नहीं लग सकती। अगर वो लगाना भी चाहे पेशेंट तो नहीं लग सकती। अच्छा, बिल्कुल नहीं लग सकती। मतलब तो ऐसे फिजिकल रिलेशन अगर मियां बीवी कोई के नहीं दरमियान है, किसी एक को है बिल्कुल तो नहीं लग सकती, बिल्कुल नहीं लग सकती। ये मैंने फिर उस बेचारी बच्ची को कहा भी, लेकिन ज़ाहिर है इट वाज टू लेट। तो वो लोगों को ये बताना चाहिए कि बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, आप अपने रिलेशनशिप को ख़त्म ना करें, क्योंकि ये वाली बीमारी ख़ास तौर पे किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है।